हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मौर्य वंश के इतिहास के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का इतिहास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके इसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मौर्य वंश के इतिहास के बारे में। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। मौर्य वंश का संपूर्ण इतिहास। मौर्य इतिहास के स्रोत, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो मौर्य वंश का इतिहास है तो उसके स्रोत क्या हैं, किन किन प्राचीन ग्रंथों में उसके इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको देता हूं मैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। यह राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नामक व्यक्ति ने लिखा था, परंतु इसकी रचना कब हुई इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण अब तक हासिल नहीं हुए हैं। इस पुस्तक को 15 भागों तथा 180 उपभागों में विभाजित किया गया है तथा इसमें न तो किसी मौर्य राजा के नाम का उल्लेख है और न ही मौर्य प्रशासन की जानकारी प्रदान की गई है। इस पुस्तक का उल्लेख सर्वप्रथम 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री नामक व्यक्ति ने किया था, परंतु श्याम शास्त्री ने इस पुस्तक को लिखने के लिए किस प्राचीन ग्रंथ का सहारा लिया, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। चलिए यहाँ पे अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा है, तो उसमें जो जानकारी प्रदान की गई है वो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। लेकिन जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो उसमें किसी मौर्य राजा का नाम है और ना ही उसमें मौर्य प्रशासन की जानकारी है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की जानकारी हमें कैसे मालूम हुई। तो सर्वप्रथम 1909 में एक श्याम शास्त्री थे, उन्होंने इसकी जानकारी हमें दी। उन्होंने आधुनिक भाषा में जो अर्थशास्त्र है उसको लिखा, लेकिन किस प्राचीन ग्रंथ का सहारा लिया ये उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ या किसी भी लेख में चर्चा नहीं की है। अगर आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है तो गूगल पर जाइए, टाइप करिए, वहां आपको पीडीएफ के रूप में वो मिल जाएगा। तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ सकते हो और स्वयं अध्ययन कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि इसमें वाकई में क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इंडिका की। इस ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की थी। मेगास्थनीज सिकंदर के उत्तराधिकारी तथा बेबीलोन के शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इंडिका ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, राजधानी पोलीब्रोथा या पाटलिपुत्र और भू राजस्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। मेगास्थनीज ने इंडिका में ही एक विशाल कच्ची सड़क का उल्लेख किया है और उसी सड़क को शेरशाह सूरी ने पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करवा के शेरशाह सूरी मार्ग नाम प्रदान किया था। फिर उसी सड़क को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड नाम प्रदान किया। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं इंडिका के बारे में। तो देखिए, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जो कि बिल्कुल प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि इसकी रचना उसी समय हुई जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो इसीलिए इसको आप प्रमाणित कह सकते हो। और उसमें जो जो जानकारी प्रदान की गई है ये बिल्कुल विश्वसनीय है। और इंडिका में ही एक विशाल कच्ची सड़क का भी उल्लेख किया गया है, जिसे शेरशाह सूरी ने पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करवा के उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया था। फिर बाद में ऑकलैंड ने जीटी रोड इसी का नाम कर दिया था, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप याद रखें और इंडिका को भी याद रखें। ये सबसे अच्छा और प्रमाणित ग्रंथ है जो हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है। अब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। यह अभिलेख शक राजा रुद्रदामन के द्वारा निर्मित करवाया गया था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक के नामों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किसका है? शक राजा थे रुद्रदामन, उनका है ये। अब बात करते हैं अगले ग्रंथ की। इसका नाम है मुद्रा राक्षस।
इस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में विशाख दत्त ने 4वीं शताब्दी के आसपास में की थी और इसकी रचना नाटकीय रूप में की गई है। मुद्रा राक्षस में हवा हवाई बातों का ज्यादा उल्लेख है, जैसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र तथा घनानंद का पुत्र कहा गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुद्रा राक्षस, वैसे तो इसकी रचना कहा जाता है कि विशाख दत्त ने संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन कब की थी इसकी कोई भी जानकारी किसी भी इतिहासकार को नहीं है। कोई इतिहासकार हैं जो लिखते हैं 2वीं शताब्दी में, कोई 4वीं शताब्दी में, कोई 7वीं शताब्दी में, कोई 9वीं शताब्दी में। इस तरह की अपनी अपनी अलग अलग वो समय बताते हैं कि इसकी रचना इस समय में हुई, लेकिन सही से जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है। और इसकी रचना नाटकीय रूप में की गई है। मुद्रा राक्षस में जो भी लिखा हुआ है एक सब नाटकीय रूप में की गई है और इस ग्रंथ में हवा हवाई बातें कुछ ज्यादा ही की गई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है, हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन घनानंद का पुत्र भी कहा है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि घनानंद नंद वंश के अंतिम राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले राजा थे। तो ये पिता पुत्र तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अगर आप जैन ग्रंथों का अध्ययन करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को पिपली वन का राजा बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें तो वहां भी यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए घनानंद के तो पुत्र हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मुद्रा राक्षस में कुछ हवा हवाई जब बातें हैं वो ज्यादा लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुद्रा राक्षस को तो आप गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो वहां से इसे आप पढ़ सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं दिव्यावदान की। तो यह बौद्ध ग्रंथ है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, परंतु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि दिव्यावदान क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं परिशिष्ट पर्वन की। यह जैन ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय तथा पिप्पली वन का मौर्य राजा बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, परंतु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम का कोई उल्लेख इसमें भी नहीं किया गया है। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, परिशिष्ट पर्वन एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन इसमें क्षत्रिय बताया गया है कि वो क्षत्रिय थे और पिप्पली वन के मौर्य यानी कि मयूर को पालने वाले, जो मोर होती है ना, उनको पालने वाले बताया गया है। और एक बात इसमें बड़ी खास बात है कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, ना तो दिव्यावदान में किया गया है और ना ही परिशिष्ट पर्वन में किया गया है। तो ये इसमें एक खास चीज दोनों ग्रंथों में मिलती है। वैसे तो हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि वो चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, एक ही व्यक्ति की ये नाम है, तो वो प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में उनकी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो अब आपको याद क्या रखना है वो जान लेते हैं। देखिए, आपको इसमें परिशिष्ट पर्वन में केवल इतना ही याद रखना है कि इसमें संपूर्ण जो जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य की वो मिलती है। अब बात करते हैं अभिलेखों की। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के माने जाते हैं और इनकी संख्या बौद्ध ग्रंथों में 84,000 बताई गई है, परंतु अभी कुछ अभिलेखों को ही खोजा गया है। इन अभिलेखों में मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश के इतिहास की जो जानकारी है वो आपको बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और अभिलेखों के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो। अगर अभिलेखों की बात करें तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख माने जाते हैं भारत में वो सम्राट अशोक के माने जाते हैं। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में इनकी जो संख्या बताई गई है वो 84,000 बताई गई है, परंतु अभी कुछ ही अभिलेखों को खोजा गया है। इनके माध्यम से भी आप मौर्य वंश के इतिहास की जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हो। तो ये तो थी मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी, यानी कि स्रोत जो होते हैं मौर्य वंश का इतिहास कहाँ कहाँ मिलता है तो उसकी जानकारी। आप चर्चा करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का परिचय, तो सबसे पहले देख लेते हैं मौर्य वंश के परिचय के बारे में। मौर्य वंश या मौर्य वंश, इसका वास्तविक नाम मौर्य वंश है और इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध के समय से पहले ही पिप्पली वन में हो गई थी।
क्योंकि बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में पिप्पली वन के मौर्य राजाओं का उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु यानी राख को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें पिप्पली वन के मौर्य राजा भी शामिल थे और पिप्पली वन के मौर्य राजा ने अपने राज्य में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हम सबने पढ़ा है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि जब आप महापरिनिर्वाण सूत्र, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौर्य वंश की स्थापना महात्मा बुद्ध के समय से पहले ही हो गई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु यानी कि राख को 8 भागों में बांटा गया था और 8 राजा उस समय थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन 8 राजाओं ने अपने राज्य में एक एक स्तूप का निर्माण करवाया था और उन 8 राजाओं में पिप्पली वन के मौर्य राजा भी शामिल थे, जिनका उल्लेख चाहो तो जैन ग्रंथों में भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन कहता है कि पिप्पली वन के ही कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे ये पता लगता है कि मौर्य वंश की स्थापना महात्मा बुद्ध से पहले ही हो गई थी, लेकिन मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए मैं उन 8 राजाओं के बारे में आपको बताता हूं जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अपने राज्य में एक एक स्तूप का निर्माण करवाया था। सबसे पहले थे मगध के राजा अजातशत्रु, दूसरे थे कपिलवस्तु के शाक्य, तीसरे थे वैशाली के लिच्छवी, चौथे थे वैठ द्वीप के ब्राह्मण, पांचवे थे अलकप के बुली और छठवें थे पावा के मल्ल, सातवें थे पिप्पली वन के मौर्य, इसको याद रखें, पिप्पली वन के मौर्य, और 8वें थे राम ग्राम के कौलिय। तो यहां पर आप सबने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के बारे में, तो आप जाके फिर से मेरा वीडियो देख लें बौद्ध धर्म वाला, वहां पर मैंने चर्चा की है इसके बारे में। तो यहां पर मैंने जब 7वां नाम लिया पिप्पली वन के मौर्य, तो यहां भी मौर्य उल्लेख किया गया है। आप अगर चाहो तो महापरिनिर्वाण सूत्र ग्रंथ पढ़ सकते हो और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पिप्पली वन के राजा थे। अब बात करते हैं कि मगध पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करवाकर की थी और मौर्य वंश के राजाओं का राजवंशीय चिन्ह मयूर यानी कि मोर था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में मौर्य या फिर मौर्य शब्द जुड़ा है। मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम राजा वृहद्रथ थे, परंतु सबसे शक्तिशाली राजा अशोक को ही माना जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और 323 ईसा पूर्व में की थी नंद वंश के अंतिम जो राजा थे जिनका नाम था घनानंद, उनकी हत्या करवाकर की थी। और मौर्य वंश के राजाओं का राजवंशीय चिन्ह क्या था? वो था मयूर यानी कि मोर, क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेखों में मोर का चित्र मिलता है, तो उनका जो मोर था वो राजवंशीय चिन्ह था। ये आपको याद रखना है। इसीलिए चंद्रगुप्त के नाम में मौर्य या फिर मौर्य शब्द जुड़ा है। क्यों? क्योंकि मयूर उनका राजवंशीय चिन्ह था, इसीलिए उनकी जो सरनेम कहते हैं वो मौर्य या फिर मौर्य है। मौर्य वंश के जो पहले राजा थे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो अंतिम राजा थे वो वृहद्रथ थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो सम्राट अशोक थे। ये आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है। अब यहां से पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो था 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में था। बौद्ध ग्रंथों तथा जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय तथा मूल रूप से पिप्पली वन का राजा बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे अधिक उल्लेख परिशिष्ट पर्वन, राजावली कथा और इंडिका जैसे ग्रंथों में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है, राजावली कथा भी जैन ग्रंथ ही है और इंडिका मेगास्थनीज का ग्रंथ है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो यहां पर जितना हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स के नामों से अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख किया हुआ है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से किया हुआ है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ में मगध पर कई आक्रमण किए, परंतु सफलता नहीं मिली। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया और सफलता हासिल की, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किए और सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ का नाम है महाबोधि वंश और जैन ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। इसमें ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन कोई भी आक्रमण उनका सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि पंजाब और सिंध आधुनिक पाकिस्तान में है, तो यहां पर आक्रमण किए और यहां पर उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम सीधे तौर से मगध पे आक्रमण करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिली, इसीलिए हमें आसपास के जो राज्य हैं, मगध के आसपास के जो राजा हैं, उन पे आक्रमण करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के आसपास के राजाओं पे आक्रमण करना शुरू किया, उन्हें हराना शुरू किया, हरा दिया सभी को। सबसे अंत में उन्होंने मगध पे अपना ध्यान आकर्षित किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के आसपास के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, तो फिर 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आसपास के उन्हीं राजाओं का एक मजबूत संघ बनाया, यानी कि संगठन बनाया, और मगध पर आक्रमण करने की भी योजना पूर्ण रूप से बना ली थी। परंतु आक्रमण से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा घनानंद के कुछ मंत्रियों को धन का लालच देकर घनानंद की धोखे से हत्या करवा दी। जब घनानंद की हत्या हो गई तो उस समय घनानंद के सेनापति वद्धसाल थे। वद्धसाल ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई पहले से ही तैयार थे। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ प्रवर्तक नामक राजा ने दिया था। इसका उल्लेख आपको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों में मिल जाएगा। 304 या 305 ईसा पूर्व में मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के उत्तराधिकारी तथा बेबीलोन के शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपने लेखों में किया है, और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, और दहेज के रूप में हेरात, कंधार, मकरान और काबुल के राज्य दिए थे। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 304 या 305 दोनों लिखा हुआ है। तो कुछ इतिहासकार 304 ईसा पूर्व लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार 305 ईसा पूर्व लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है। तो 304 या 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन के शासक थे। बेबीलोन आधुनिक इराक के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो वहीं के ये शासक थे। इसके बाद क्या हुआ कि 304 या 305 में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया था? एपियानस ने किया था अपने लेखों में। इसके बाद युद्ध जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, देखिए यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने उनका नाम हेलेना लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने कार्नेलिया लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए। तो इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, और दहेज के रूप में क्या दिया था? हेरात, कंधार, मकरान और काबुल की राज्य दिए थे, जो कि अफगानिस्तान में है। तो ये राज्य दिए थे। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। इस युद्ध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल सेना लेकर संपूर्ण जम्मू द्वीप पर आक्रमण किए और ज्यादातर राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, चलिए उसे मैं आपको समझा देता हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें विजय हासिल की, विजय हासिल करने के बाद उनके हौसले बड़े बुलंद थे। उन्होंने क्या किया, एक विशाल सेना ली और सारे भारत के जितने भी राजा थे उनको हराना शुरू कर दिया था। सभी को तो हरा दिया था, लेकिन कुछ ही राजा हैं जो बिल्कुल भी उनके समर्थन में नहीं आए थे और ना ही उनके अधीन गए थे।
उनमें से सबसे अगर महत्वपूर्ण नाम आपको अगर याद होगा तो वो है कलिंग का। कलिंग ऐसा एक राज्य था, छोटा सा राज्य था, उसकी सेना बड़ी जबरदस्त थी, उसे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हरा सके थे। तो ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने इंडिका ग्रंथ की रचना 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य में की थी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक ग्रंथ है उसकी रचना 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य में की थी। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैन ग्रंथ राजावली कथा के अनुसार 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को मगध का शासन सौंपकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है राजावली कथा। उसके अनुसार 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि अपने पुत्र बिंदुसार को मगध का शासन सौंप दिया था और स्वयं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे और उन्होंने क्या किया था, वहां पर संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब ये संलेखना पद्धति क्या होती है? देखिए, ये एक जैन धर्म में प्रक्रिया है। जब कोई जैन साधु अपने प्राणों का त्याग करता है तो वो संलेखना पद्धति को ही अपनाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जब कोई साधु अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है तो वो क्या करता है, एक खास जगह चुनता है, उस खास जगह बैठ जाता है और खाना पीना सब कुछ बंद कर देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी विधि को जैन ग्रंथों में संलेखना पद्धति या फिर संलेखना विधि कहा गया है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं बिंदुसार का इतिहास। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो था 298 से 273 ईसा पूर्व के मध्य में था। बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां पर अमित्र घात, सिंहसेन और भद्रसार इतने नाम मिल रहे हैं और बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार जो नाम है ये बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अमित्रघात का तो मतलब है कि शत्रुओं का विनाश करने वाला है, ठीक है। सिंहसेन जो नाम है ये जैन ग्रंथों में मिलता है और पुराणों में मिलता है भद्रसार। अब बात करते हैं जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की जो माता थी उनका नाम था दुर्धरा। तो यहां पर ये कहाँ मिलता है? ये एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसमें नाम ये मिलता है। बिंदुसार के शासन काल में अशोक उज्जैन के प्रशासक थे। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आए थे जो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखें कि बिंदुसार के दरबार में कौन आए थे? डाइमेकस आए थे जो कि राजदूत थे और ये सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत थे। तो इनको याद रखें। यहाँ पर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु पिंगल वत्स के परम मित्र थे। देखिए, यहां पर आपको याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और उस समय जो आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु थे उनका नाम था पिंगल वत्स। तो इनके ये परम मित्र थे बिंदुसार। वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।